नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तालाब बीमारियां बांट रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के तालाबों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने जलगंगा संवर्धन अभियान चलाकर प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए श्रमदान किया, लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद प्रदेश में कई नदियां और तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषण के कारण जमकर बीमारी बांट रहे हैं। रीजनल ऑफिसर्स का ये कहना है कि जल स्रोतों में नाले और सीवेज मिलने से रोकने के लिए नगर निगमों द्वारा काम किया जा रहा है। आम लोगों में भी जागरूकता आनी जरूरी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के तालाबों के सालों से सफाई नहीं होने और लगातार कचरा और सीवेज आदि मिलने के कारण इनकी सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ऐसे 10 तालाबों का पानी प्रदूषित है और इसके पानी से नागरिक भी बीमार हो सकते हैं। जीवनदायिनी नदियों में भी मानवीय अपशिष्ट के साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलना नहीं रुक पा रहा है। ज्यादातर नदियां वही सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं जहां इंडस्ट्रियल एरिया है। 10 तालाब ऐसे हैं, जैसे कि पूर्व में कहा कि 10 तालाब ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे अधिक प्रदूषित हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जल स्रोतों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में 10 तालाबों को असंतोषजनक बताया गया। सीपीसीबी के मापदंड के अनुसार नदियों और तालाबों के पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन से अधिक और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मेगालीटर से कम होना चाहिए। तालाबों में ये मात्रा मापदंडों से काफी ऊपर नीचे होने के कारण पानी प्रदूषित बताया गया। शिवपुरी की सांख्य सागर और माधव झील सबसे साफ पाई गई है। बेतवा नदी विदिशा की तीर्थ घाट के पास ज्यादा प्रदूषित है। विदिशा को पेयजल आपूर्ति के लिए बने इंटेक केबल के पास भी टोटल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई है। चंबल नदी नागदा के पास, ताप्ती नदी हाथनूर बुरहानपुर के पास और कलियासोत मंडी द्वीप के पास ज्यादा प्रदूषित है। ये अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष जी पांडे ये कहते हैं कि बीओडी तभी बढ़ता है जब नालों, सीवेज आदि का पानी तालाब में मिलता है। बीओडी जितना अधिक होगा, पानी उतना ही प्रदूषित होगा। प्रदेश में जो तालाब सबसे अधिक प्रदूषित हैं उनमें मोती तालाब, बालाघाट, सूपाताल जबलपुर, गोकलपुर तालाब जबलपुर, गंगासागर तालाब जबलपुर, रानी तालाब जबलपुर, हनुमान ताल जबलपुर, दलसागर तालाब सिवनी, छोटा तालाब भोपाल, शाहपुरा झील भोपाल और जमुनिया तालाब सीहोर शामिल है। वहीं प्रदूषित नदियों में बेतवा विदिशा से, ताप्ती बुरहानपुर में, कान्ह शकरखेड़ी इंदौर में, चंबल नदी नागदा में और शिप्रा नदी उज्जैन में। ये वो नदियां हैं, पतित पावनी नदियां, जो इन प्रदूषित नदियों में शामिल हैं और ये वो तालाब थे जो कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार जिनमें लगा हुआ है। मॉनिटरिंग की जहां जरूरत है और कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जन को जागरूक करने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में इतनी नदियां और इतने तालाब अगर प्रदूषित हैं तो इस पर नगर निगम ध्यान क्यों नहीं दे रहा, समय पर इसकी साफ सफाई क्यों नहीं कराई जाती। और क्योंकि अब मानसून लग चुका है, बारिश का सीजन आ चुका है, तो अब क्या हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ये सोचनीय विषय है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी शैलेंद्र सक्सेना और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सौरभ दुबे जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने बताया कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषित है, कौन से तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषित है, जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ा कारण जो इसके पीछे सामने आ रहा है वो ये है सर कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो सारे तालाब हैं वो बने हुए हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं? इसको लेकर क्या कुछ कदम नगर निगम को भी उठाने चाहिए, क्योंकि अब तो मानसून लग गया है, बारिश के मौसम में और ज्यादा दिक्कतें सामने आएंगी, गंभीर बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। जाहिर तौर पर ऋषिका, आपका कहना सही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने जो बात कही कि सांख्य सागर झील अन्य झीलों की अपेक्षा में थोड़ी सी स्वच्छ है, जी। तो मैं जानकर ये हैरान हूं, क्योंकि सांख्य सागर को मैंने देखा है। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो संभव है कि वो स्वच्छ हो, लेकिन स्वच्छ तो वो भी नहीं, वहां भी सर, गंदगी यहाँ का पर ऐसा ये अंबार जो लगा है। तालाब और नदियों के नाम लिए हैं मैंने यहाँ पर, उनकी तुलना में सांख्य सागर जो है और माधव झील जो है वो दोनों साफ है। मतलब जो नाम हमने यहाँ पर लिए हैं उनकी तुलना में। जी जी हाँ, जी हाँ। मैं कुछ दिनों पहले ही सांख्य सागर और माधव झील को देखने के लिए गया था और मैंने वहां पाया
कि वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहां पर भी कोई बहुत अधिक स्वच्छता की हम बात करें तो स्वच्छता नहीं है, वहां पर भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही है। सबसे बड़ी समस्या तालाबों में इस समय जलकुंभी की है। हम्म। जलकुंभी एक जलकुंभी एक ऐसी प्रजाति है जो कि लगातार तालाब में अगर थोड़ी सी भी हो गई तो बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी और ये ऑक्सीजन का स्तर कम करती है, जो कि जलीय जीवों के लिए संकट बनता है। और जलकुंभी के बारे में बताया जाता है कि ये इंडिया में अब लेडी हेस्टिन लाई और काफी सारी इसके पीछे किंवदंतियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ तालाबों और नदियों में जलकुंभी ने ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी है। हालांकि इसका कोई अभी तक हमें निदान नहीं मिला है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ टिड्डों को विकसित किया गया है और ये कहना है वहां पर साइंटिस्ट का कि ये टिड्डे जलकुंभी को खत्म कर देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो केवल जलकुंभी को ही टिड्डे नुकसान पहुंचाए, संभव है कि दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अभी इंडिया में तो इस तरह का कुछ जलकुंभी का निपटान नहीं है। हाँ, कुछ राज्य जरूर ऐसे हैं जहां पर क्राफ्ट बनाने में मदद ली जा रही है और जलकुंभी का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से उपयोग किया जाए जलकुंभी का क्राफ्ट बनाने में और तालाबों को स्वच्छ रखा जाए। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी एक अहम बात ये जो हम कहा जाता है, एक आम आदमी के सिर पर जल्दी टोपी पहना दी जाती है कि आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, आम आदमी को जिम्मेदारी समझनी होगी। आम आदमी की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सिस्टम की होती है और सिस्टम को पहले अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों का क्या मानक है, क्या नहीं है, कितनी मात्रा में निकल रहे हैं, इन सबको देखना पड़ेगा। जब तक इन सबको नहीं देखेंगे तब तक केवल आम आदमी की जिम्मेदारी उसे समझाकर मुक्ति नहीं पाई जा सकती समस्या से। अब पॉलिथीन का सबसे ज्यादा वेस्ट जो है पानी में जाता है, लेकिन पॉलिथीन की मैन्युफैक्चरिंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा दूसरे भी जितने उपाय किए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उपाय कोई एक विभाग नहीं कर सकता। हम बार बार नगर पालिका का या नगर निगम का नाम लेते हैं, लेकिन ये केवल नगर पालिका और नगर लेकिन निगम का यहाँ विषय पर नहीं, क्योंकि जिस कुछ तरह कुछ से ठीक है सौरभ जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर, जैसे कि आपने कहा कि पॉलिथीन वेस्ट जो है, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो नदी तालाब पाए गए हैं वहां पर ज्यादा, लेकिन यहाँ पर जो जीवनदायिनी नदी है उज्जैन की, आप शिप्रा नदी देख लीजिए या फिर ताप्ती नदी की बात कर लीजिए, तो ये जो नदियां हैं इनमें प्रदूषण बढ़ने का क्या कारण है? आपने कहा कि दोष जो है वो नगर निगम को नहीं दिया जा सकता या फिर सरकारी अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जवाबदारी तो है ना इसको लेकर कि आप उसकी साफ सफाई जो है बनाकर रखें, और अगर आप जरूरत पड़ रही है तो आम जन को जागरूक करने का भी आपका ही काम है। देखिए, आम जन खुद से कितना जागरूक होगा जब उसको इस बारे में पता चलेगा कि आपके गंदगी फैलाने से क्या कुछ हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, तो ये जवाबदारी भी आप ही की है। ऋषिका जी, मैं आगे और बात को बढ़ाना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सभी की है, ये सार्वभौमिक जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ मामलों में हमने देखा है कि अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे कोई तालाब है तो वहां वन विभाग भी अपना अधिकार जताता है, नगर निगम भी अपना अधिकार जताता है और पर्यटन विभाग भी अपना अधिकार जताता है। अधिकार जताने के लिए तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी और कर्तव्य की बात जहां होती है वहां सारे महकमे पीछे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर सरकार को बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। यहाँ पर वहां पर ये सरकार को जो विभागीय स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, वो जो सिस्टम पहले से बना हुआ है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं आम जन में जो जागरूकता की कमी है उसको भी पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जन अगर जागरूक होंगे तो हो सकता है कि ये जो चीजें अब देखने को मिल रही हैं इसमें कोई कमी आए। लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैंने वक्तव्य में पहले भी कहा था कि आम जन में जागरूकता की कमी है। आम जन को जागरूक करने के लिए भी तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो आम जन को जागरूक करे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है सरकारी अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर फोड़ दिया जाता है, या फिर उनकी लापरवाही भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, नगर निगम की ओर से काम तो किया जा रहा है पर उतने सही ढंग से नहीं किया जा रहा है जितना होना चाहिए था। और सर, क्योंकि मॉनसून लग गया है, बारिश आ गई है, तो इसको लेकर पहले से इसके मैनेजमेंट करने की जरूरत थी, प्री प्लानिंग इसकी करने की जरूरत थी।
क्योंकि खतरा बीमारियों का और ज्यादा बढ़ता है। फिर उसके बाद अगर कोई गंभीर बीमारी फैल जाती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जवाबदारी तो निश्चित रूप से सरकार की है, हम हम्म। सबकी भी है, हम्म। जागरूक नागरिकों की भी है। हम्म। लेकिन सरकारी प्रयास नाकाफी हैं। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए हम सबको संगठित होकर सामूहिक रूप से ये उद्घोष करना होगा कि वास्तव में एक जागरूक देश के जागरूक नागरिक हैं। जल प्रदूषण को समाप्त करना, जल प्रदूषण को कम करना, जल प्रदूषण को पूरी नए पूरे सिरे से समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। आप हम्म। देखिए, हम लोग खुद इसकी जिम्मेदार हैं, चाहे नवदुर्ग के हों, चाहे गोमती के ऊपर हम नदियों में क्या क्या डाल कर आते हम्म। हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां हैं, उनका कचरा कहाँ पर जा रहा है? हम्म। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपको किसने कहा कि जल प्रदूषित कीजिए? आपको किसने कहा कि नदी के पानी को गंदा कीजिए? आपको ये जानकर बहुत दुख होगा मैडम कि हम्म। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो सीपेज लैट्रीन के टैंक तो में नहीं बनाए हैं लोगों ने, हम्म। बल्कि जो गंदगी है, हमारा जो मलमूत्र है, वो सीधा नदियों में, नालों में जा रहा है। हम्म। यही बड़ी नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, तालाबों में गंदगी की जाती है। तो लोग कपड़े वही तो धोने सब के लिए चीजें है आके ना, अब जो पूरा नदियों तालाबों के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं, जो बाहर से लोग आकर बस जाते हैं, तो बिल्कुल उनके साथ भी तो यही हो रहा है। तो उसके लिए जागरूकता की कमी है। यही तो मैंने आपसे पहले कहा कि जागरूकता अभियान जो है वो भी तो चलाने होंगे ना सरकार को। इसकी जवाबदारी भी उन्हीं की है। जागरूकता अभियान तो सरकार की तरफ से केवल ऐसा है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, हम्म। फोटो खिंचाव कार्यक्रम चलता है जागरूक कार्यक्रमों में। हम्म। 4 दिन के लिए तो ऐसा लगता है कि सरकार भी जागरूक है, समाज सेवी भी जागरूक है, पत्रकार भी जागरूक है, चैनल भी जागरूक है। हम्म। लेकिन एक अभियान के बाद, एक समय के बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। बिल्कुल है ना? ठीक कह रहे हैं वही शैलेंद्र जी। कहीं ना खेती कहीं किसान का कुछ समय के का- लिए जब ये आप सारी देखिए, चीजें चर्चा में आ जाती हैं तो कुछ समय के लिए अभियान तो चला दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन अभियान का पता नहीं रहता है, ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया जाता है। लेकिन सौरभ जी, एक जगह और ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैंने देखिए पहले भी कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, वहां पर ज्यादा प्रदूषण है, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया से वेस्ट निकल रहा है उस पर भी तो रोक लगनी चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई सारी इंडस्ट्रियों पर इसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, छापा भी पड़ा है, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आता। कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं कमीशन कोरी वहां पर हो जाती है और चीजें देखिए रफा दफा कर दी जाती है, फाइल क्लोज कर दी जाती है। उस तरफ भी तो ध्यान देना होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो वेस्ट निकल कर आ रहा है, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ऋषिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और यही गंभीर मसला है। मैं बार बार सरकार की जिम्मेदारी पहली इसलिए बता रहा हूं हम्म। क्योंकि सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थ से। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियों के कल कारखाने नदियों किनारे, तालाब किनारे स्थापित हैं और उन पर लगाम आम आदमी तो नहीं लगा सकता। जहां आम आदमी को जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां आम आदमी को शिक्षा दी जाती है कि जल प्रदूषित मत कीजिए, एक हम्म। आदमी, आम आदमी कितना जल प्रदूषित कर लेगा अगर जल में स्नान करने के लिए चला जाएगा तो। हम्म। वैसे तो आम आदमी इतना जल प्रदूषित करता नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि अगर करता है तो उसमें भी सख्ती की जानी चाहिए। उसमें भी कोई साबुन का उपयोग ना करे। नदियों में हम देखते हैं कि केमिकल का उपयोग करते हैं कुछ लोग, तीर्थों पर नहाने के लिए साबुन और शैम्पू इस तरह का। लेकिन आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जहरीला अपशिष्ट कल कारखानों से निकल रहा है और हम्म। ये सब सरकार के संज्ञान में है। आप तालाबों को छोड़ दीजिए, तालाबों का कोई बहुत अधिक धार्मिक महत्व नहीं है, एक हम्म। मिनट के लिए अगर छोड़ दें तो। यूं तो तालाब भी प्रकृति का हम्म। हमारे प्रकृति संरक्षण में महत्वपूर्ण हम्म। भूमिका रखते हैं। लेकिन आप तालाबों को अगर एक तरफ रख भी दें, धार्मिक महत्व उनका एक तरफ रख भी दें, तो जो बड़ी नदियां हैं, जैसे उज्जैन की नदी है, गंगा नदी है, ये बड़ी नदियां हैं, इनके धार्मिक महत्व हैं और बिल्कुल। धार्मिक महत्व वाली नदियों में तो सरकार को और भी ज्यादा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि वहां मसला जल प्रदूषण के साथ साथ धार्मिकता का भी है। तब भी आप देख लीजिए, उमा भारती जी ने तमाम प्रयास किए गंगा स्वच्छ करने के, क्या हुआ? वही ढाक के अभियान 3 चलाए बार जा रहे हैं सर, कमेटियां बड़े बड़े बनी। अभियान चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, सेमिनार हो रहे हैं जल हम्म। प्रदूषण रोकने के लिए और हम्म। पानी को स्वच्छ करने के लिए, जल स्रोतों को। और उन हम्म। सेमिनारों में बड़ी बड़ी भाषणबाजी होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं और घंटों तक
एक दिमागी कसरत भी होती है दिखावे के लिए, यही कहूंगा, क्योंकि उसका कोई जमीनी नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं ठीक कह नजर रहे हैं आता। सर। इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं उन्हें एक इवेंट के तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है छोटे छोटे क्षेत्रों में, और बस उसे ऐसा लगता है कि वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। स्वच्छता वहां पर कहीं दिखाई नहीं देती, दो चार आपने फोटो खिंचाई और बस आप चल दिए। उसके बाद उस अभियान का पता नहीं रहता। जैसे अभी शैलेंद्र जी ने बोला कि 2-4-10 दिन की कहानी है, अभियान चलाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि भाषण दिए जाते हैं, उसके बाद उस अभियान का भी पता नहीं रहता कि वो अभियान कहाँ है। शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो मुद्दा है ये भुला दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे गंभीर मसला है। आप ये देखिए कि वही कंपनियां हैं, ये कोई अलग से कंपनियां, आसमानी कंपनियां नहीं है, नूरानी कंपनियां नहीं है, ये बिल्कुल। वही कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के कल कारखाने हैं, वही फंडिंग करते हैं। अब और क्या मुझसे कहलवाना चाहती हैं आप? सारे तथ्य सामने हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कुछ उसमें छुपा नहीं है। हम्म। जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है, और फिर भी जल जब तक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती तब तक सब बिल्कुल शांत बिल्कुल बने ठीक रहते कह रहे हैं। हैं जब सौरभ जी। देखिए कि बात यहाँ पर कहने या कहलवाने की नहीं है, बात यहाँ पर है जनता के मुद्दे को उठाने की। क्योंकि अब बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ सर, मॉनसून लग गया है, बारिश का सीजन आ गया है, और इस तरह की गंदगी अगर हम देखेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। गंभीर बीमारियां निकल कर आती है, चीजें आगे बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर निचले स्तर से ही इन चीजों पर काम कर लिया जाए तो आगे इतनी परेशानियां ना हो। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी, बहुत सम्मान के साथ। और सौरभ भैया, मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा था। एक प्यारी सी कहानी याद आ गई। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोग दिखाता है। हम्म। हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम्म। वही पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं। हर साल विज्ञापनों के माध्यम से, जागरूक अभियान के माध्यम से ये सारे अभियान चलाए जाते हैं कि हम नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं, तालाबों को प्रदूषित होने से बचाएं। लेकिन उसको हम उस मुद्दे तक, सफलता तक नहीं पहुंचा पाते जहां पर हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। हम्म। सरकार भी, ये तो सरकार को इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं, कि टेंडर वाले मामले हो गए, हम्म। एनजीओ भी यही कर रहे हैं हम्म। और राजनीतिक लोग भी यही कर रहे हैं। अपने हम्म। अपने लोगों को टेंडर दे दिए जाते हैं सफाई के माध्यम से, हम्म। और वास्तव में सफाई होती कितनी है ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। कई क्षेत्रों में हमें सीवेज जो डाला जा रहा है उसको रोकना होगा, हम्म। व्यक्तियों का कचरा रोकना होगा। मैडम, इतनी गंभीर बीमारियां, बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल, आप यहाँ मानसून पर आ ठीक गया, कह रहे नहीं हैं हुआ है, शैलेंद्र जी। देखिए, इतनी गंभीर। चर्चा इस विषय पर इसीलिए हो रही है क्योंकि ये आम जनता का मुद्दा है सर। इतने तालाबों के हमने नाम बताए, जो ये जो नाम हमने बताए हैं यहाँ पर नदियों और तालाबों के, ये तो बेहद प्रदूषित हैं। और ऐसा नहीं है बाकी जितने बचे हुए तालाब हैं उनमें प्रदूषण नहीं है, लेकिन ये वो तालाब हैं जो हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर प्रदूषण जो है वो अब हद से ज्यादा हो गया है। ऑक्सीजन की कमी क्षेत्रों में आने लगी है। कहीं ना कहीं जो जानवर है जो वहां पर विचरण करने के लिए जाते हैं, या फिर जो आम जन भी है, जानवर की हम क्या बात करें, तो दोनों को इससे परेशानी बनी हुई है, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना बेहद जरूरी है। और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जांच का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जो नहीं मान रही हैं और लगातार उसका वेस्ट अगर ऐसे तालाबों में या फिर नदियों में जा रहा है, खासकर संस्कृति को बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में तालाब बीमारियां बांट रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर तालाब जो है, अधिकतर जो हमारी मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, उनमें भी प्रदूषण दिखाई दे रहा है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ सफाई तालाबों की होनी चाहिए, नदियों की होनी चाहिए, और अगर इसको दूषित करने में कोई दोषी पाया जा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। और क्योंकि अब मानसून लग गया है तो इनकी साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी आमजन को पड़ता जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।